हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है, मौर्यन डायनेस्टी जो होती है वो नंद डायनेस्टी के बाद आती है। इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी, वो की थी 322 बीसी से और 298 बीसी तक इसका जो एम्पायर था वो चला था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा है। और इसका एक्सपेंशन इधर बांग्लादेश से लेकर के अफ़गानिस्तान तक, और इधर डेक्कन को भी इसने कवर कर रखा है। बस साउथ इंडिया के बस थोड़े से पार्ट्स हैं जो कि मौर्यन एम्पायर में इंक्लूडेड नहीं है, और श्रीलंका के। बाकी ये पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत काफ़ी बड़ा एक्सपेंशन है मौर्यन एम्पायर का। मौर्यन एम्पायर के सबसे पहले रूलर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा डायनेस्टी को रिप्लेस किया था कौटिल्य चाणक्य की मदद से, और काफ़ी बड़ा योगदान था चाणक्य का इसमें, बहुत ज़्यादा उसमें। और चाणक्य जो थे वो बाद में रिटायर हो गए थे, पर उससे पहले उन्होंने शासन व्यवस्था के लिए और अपनी एक फ़िलॉसफ़ी लिखी थी जिसको कि हम कहते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र लिखी थी चाणक्य ने, जिसके आधार पे हम लोग पता कर पाते हैं कि आखिर इतने बड़े किंगडम को कैसे चलाया जाता था उस समय। तो मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन जिस सोर्सेस से हमको मिलता है, वो सबसे पहले तो चाणक्य की अर्थशास्त्र है, और दूसरा मेगास्थनीज का इंडिका है। तो हम देख सकते हैं ये जो मैप है मौर्यन एम्पायर का 246 बीसी का है, जो कि अशोका के टाइम का है। तो अशोका के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ था मौर्यन एम्पायर का, और जो लास्ट फाइट थी मौर्य अशोका की, वो यहाँ कलिंगा की थी। ये कलिंगा इस एरिया की थी, जो कि आज ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो इस फाइट के बाद से जो है अशोका ने फाइट करना तो छोड़ दिया था, पर वो पूरा पैसिफिस्ट नहीं हुआ था। तो उसने जो है बौद्ध धर्म तो धारण कर लिया था, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था उस पर काफ़ी अच्छा कमांड था अशोका का। और ये जितने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे वो अधिकतर डिसाइडेड होते थे। जैसे कि अर्थशास्त्र एक बुक है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना है। तो उसके बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका स्ट्रक्चर जो था अशोका के टाइम पे था। तो हम देखते हैं अशोका के बाद में जो बाकी के रूलर्स होते हैं काफ़ी वीक रूलर्स होते हैं, और काफ़ी बड़ा ये एम्पायर होता है जो कि डिसइंटीग्रेट होने लगता है छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि इसके बाद जो रूलर्स आते हैं वो इसे सही से नहीं संभाल पाते हैं। तो सबसे पहले फीचर होती है कि ये एम्पायर जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक। यानी कि इसका एक जो कैपिटल होता है वो पाटलिपुत्रा में होता है, जो कि मेन कैपिटल होता है मौर्यन एम्पायर का। और साथ ही साथ मौर्यन एम्पायर को कुछ पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, अलग अलग प्रोविंसेस में। कोई 5-6 प्रोविंसेस में हम इसे सेपरेट करते हैं, और वहाँ के अलग अलग रूलर्स होते हैं जो कि मोनार्क्स होते हैं, ठीक। वो बेसिकली वो प्रिंसेस होते हैं, प्रिंस, और वो इसे रूल करते हैं। लेकिन दे ऑल आर आंसरेबल फाइनली टू द एडमिनिस्ट्रेशन ईयर पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अर्थशास्त्र के हिसाब से इसे सप्तांग राज्य कहा जाता था। सप्तांग यानी कि 7, सप्त यानी 7, अंग यानी कि पार्ट्स। तो इसके 7 पार्ट होते थे, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 एलिमेंट्स होते थे, और ये इंटरडिपेंडेंट होते थे। तो सबसे टॉप पे यहाँ पे किंग है, और किंग की हेल्प के लिए काउंसिल वगैरह भी होती थी यहाँ पे, जो कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पे होती थी। फिर दूसरा आता है जनपद। इसे देखेंगे ये क्या होता है, जनपद यानी कि प्रोविंसेस। जैसे कि हमने पहले भी देखा था जनपद जो कि होते हैं, तो महाजनपद होते थे, जनपद होते थे, महाजनपद होते थे। तो मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा एम्पायर था, तो इसे छोटे छोटे जनपदों में बांटा गया था। फिर होता है अमात्य। अमात्य यानी किसे कहते थे? अमात्य हम कहते थे ऑफिशियल्स को।
जैसे कि अमात्य प्रमुख, महामात्य, कुमारामात्य एटसेट्रा। तो ये बहुत ही हाई पोस्ट होते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में, और इन्हें इंचार्ज बनाया जाता था, ठीक है, मंत्री, मंत्री परिषद एटसेट्रा। फिर आता है दुर्ग। दुर्ग यानी कि जो कैस्टल होता है, जो फोर्ट होता है, तो वो दुर्ग होता है, इसका थर्ड पार्ट हो गया। फिर फोर्थ पार्ट होता है कोष। कोष यानी कि ट्रेजरी, जहाँ से पैसे, फंडिंग, ये सब जो होती है वो कोष है। जब इसके बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेजरी की इनकम के सोर्सेज क्या थे, एक्सपेंडिचर कैसे किया जाता था, कहाँ से, जैसे टैक्सेस होते हैं वो कहाँ कहाँ से टैक्सेस कितने ले आते थे। फिर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे बड़ी बात ये भी है कि यहाँ पे मित्र यानी कि एलीज, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था और काफ़ी एक्सपेंशन हुआ था, तो एलीज कैसे होना चाहिए, किसे एनिमी बनाना है और किसे एली बनाना है, ये काफ़ी ध्यान से, क्योंकि कहते हैं ना कि चूज़ योर एनिमीज वाइजली। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो इसमें बहुत डीप इसका भी है ये डिस्क्रिप्शन। फिर है दंड। दंड यानी कि पनिशमेंट कहा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पब्लिक ऑर्डर और गवर्नेंस जो है उसको मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे पनिशमेंट और ऐसी चीज़ें भी, जैसे कि जजमेंट वगैरह एटसेट्रा, तो वो चीज़ इसमें डिस्कस की गई है। तो ये जो होते हैं 7 एलिमेंट्स होते हैं, और इन सब का हेड जो होता है वो तो किंग होता है, और ये सारे इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे हो गए। अब देखते हैं हम लोग किंग को, किंग का क्या रोल होता है। तो अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग किंग का क्या रोल होता है कि ये प्रोटेक्टर ऑफ धर्मा। धर्मा यानी कि क्या होता है, उस समय के जो रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, जो कि रिलीजियस भी होते हैं, वो सारी चीज़ें जो सोशल ऑर्डर होती है उसका प्रोटेक्टर होता है। एंड धर्म प्रवक्ता, धर्म प्रवक्ता होता है, ठीक है। उसके बाद इसका सेकंड इम्पोर्टेंस ये है, किंग इशूज राज शासन, दैट इज़ रॉयल रेस्क्रिप्ट्स। तो हम देखते हैं कि जो भी डिसीजन जो होता है इन द नेम ऑफ किंग होता ही है, और जो भी शासन के जो भी वहाँ पे होते हैं अनाउंसमेंट्स, ये सारे किंग के द्वारा ही होते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी होते हैं वो किंग के नाम पे ही होते हैं। फिर किंग मेंटेन्स पुराना पकीति। पुराना पकीति का मतलब होता है पुराना प्रकृति, मतलब कि जो पुराने जो कल्चर चले आ रहे हैं, एंशियंट रूल्स कस्टम्स आ रहे हैं, उसे भी किंग डिफेंड करता है, ठीक है। तो किंग की ये सारी चीज़ें होती हैं कि कल्चर को डिफेंड करना है, अपने शासन में अपनी जो प्रजा है उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अर्थशास्त्र जो क्या होता है, किंग जो होता है उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक पिता की तरह और अपनी प्रजा को पुत्र की तरह, अपने बच्चों की तरह वो माने और उसे प्रोटेक्ट करे। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि जो किंग है इज़ असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो किंग के पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, ठीक। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन आ सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जैसे हो गया, प्रिंस हो गया, सेनापति हो गया, पुरोहित हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट जो होते हैं ये इसमें आते हैं काउंसिल में। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ये किंग को एडवाइस करती है लॉ के बारे में कि कौन कौन से लॉ बनाने हैं, फिर ऑर्डर के बारे में कैसे जो रूल है, एम्पायर है, उसे कैसे ऑर्डर में रखना है, फिर रिवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, और वार के बारे में। तो इस पे सारे डिसीजन जो होती है, डिसीजन के लिए जो होते हैं मिनिस्टर की एक काउंसिल होगी किंग के पास, ठीक है। और ध्यान देने वाली बात यही है कि फाइनल डिसीजन जो होती है वो किंग ही लेते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट है कि रॉक एडिक्ट सेज दैट एनी कॉमन पर्सन कैन मीट अशोका। तो अशोका का एक इंस्क्रिप्शन होता है, तो इस इंस्क्रिप्शन में ये लिखा गया था कि अशोका चाहे जहाँ कहीं भी हो, अपने गार्डन में हो या फिर अपने पैलेस में हो, कहीं भी हो, तो कोई भी इंसान जो होता है, कॉमन इंसान भी होता है, तो उसकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई सुनवाई होती है, तो अशोका उसे सुनने के लिए रेडी हैं। ये बेसिकली कलिंगा वार के बाद से जो अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था उसके बाद से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। काफ़ी
मोडेस्ट बिहेवियर था अशोका का। फिर स्पाइस एंड विजिलेंस। अब इतना बड़ा एम्पायर है तो इसमें स्पाइस हुआ करते थे और विजिलेंस हुआ करते थे, यानी गुप्तचर, जो कि सीक्रेट एजेंसीज भी हुआ करती थी, जो कि दे आर रिस्पॉन्सिबल टू किंग। अब इसमें दो टाइप की होती थी सीक्रेट एजेंसी, एक थी संस्था। तो संस्था में क्या होता था, जो गुप्तचर होते थे वो परमानेंटली एक जगह पे ऑक्यूपाइड रहते थे, ठीक। और एक होता था संचार। संचार में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि दे वंडर अक्रॉस द किंगडम एंड किंगडम्स, यानी कि वो घूम घूम के और जो खबर होती थी, जो अंदर की सीक्रेट बातें होती थी, वो किंग को पहुंचाते थे। फिफ्थ इम्पोर्टेंट पार्ट है पब्लिक ओपिनियन। तो ऐसे रिपोर्टर्स जो होते थे, इन्हें हम लोग क्या कहते थे, प्रतिवेदक या पुलिसानी। तो ये जो जनता कैसे रह रही है, जो पब्लिक ओपिनियन एंड पब्लिक व्यूज़ कैसे हैं, कहीं अराजकता तो नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों की रिपोर्ट जो होती है वो किंग तक पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं सेकंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट, जो कि है अमात्य। अमात्य किसे कहते हैं, जितने भी हाई ऑफिशियल्स होते थे उनको हम लोग अमात्य कहते थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अमात्य जो होता था, जैसे कि इसमें काउंसिल्स होते थे, काउंसिल फॉर द किंग, जिसमें कि हम देख रखे हैं कि पुरोहित हुआ करता था, प्रिंस हुआ करता था, फिर सेनापति ये हुआ करते थे, और मिनिस्टर्स हुआ करते थे, ठीक है। तो इसमें एक मंत्री परिषद और एक मंत्र परिषद हुआ करता था। तो मंत्री परिषद जो था हायरार्की में मंत्री परिषद के ऊपर था। अब मंत्री परिषद में क्या था, जो सबसे ऊपर थे उनको कहा जाता था महामंत्री, और महामंत्री के नीचे बाकी मंत्री जो थे वो काम किया करते थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो महामंत्री होते हैं इनकी सैलरी की बातें कर रखी यहाँ पे। तो 48,000 पर जो कि था, ठीक है। पर जो था वो सिल्वर कॉइन बेसिकली कहा जाता है, सिल्वर कॉइन को। तो 48 के सिल्वर कॉइन्स जो थे इनको दिए जाते थे। और यहाँ पे इसका मेज़र भी रखा है 3/4 तोला। और बाकी जो इनके नीचे काम करते थे वो 12 के करते थे। तो ये एडवाइस करते थे किंग को। इसके बाद है इसके फंक्शंस क्या होते थे। तो बेसिकली इसके फंक्शन होते अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर प्रोविंसेस के जो प्रोविंसेस बेसिकली 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है। तो गवर्नर्स होते थे, फिर गवर्नर के नीचे डेप्यूटी गवर्नर्स, फिर वहाँ के वाइसराय और ट्रेजरर और जज, और बाकी के हायर ऑफिशियल्स जो होते थे उन जिनको कि अमात्य कहता था। तो उनके अपॉइंटमेंट के लिए भी ये एडवाइस करते थे किंग को। फिर देखते हैं दूसरी चीज़ है निकाय। निकाय किसे कह रहे हैं कि ये ट्रेंड ऑफिशियल्स फॉर ऑर्डिनरी अफेयर्स, ठीक है। जैसे कि तीर्था फंक्शनरीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज को हम लोग क्या कहते हैं, तीर्थ कहते हैं। तो ऑर्डिनरी अफेयर्स और इम्पोर्टेंट अफेयर्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट फंक्शनरीज यहाँ पे कौन है, वो है मिनिस्टर, ठीक। मिनिस्टर जो होते हैं यानी कि मंत्री, और हाई प्रीस्ट जो कि रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड एडवाइसर देते हैं किंग को, पुरोहित, और सेनापति यानी कि कमांडर इन चीफ। तो और एक हैं युवराज यानी कि क्राउन प्रिंस। तो ये 1 2 3 4 ये जो चारों होते हैं ये हाई फंक्शनरीज कहते हैं इनको, और ये काउंसिल में सबसे ऊपर की पोस्ट इन्हें दी जाती थी, और ये सबसे क्लोज हुआ करते थे किंग के, ठीक है। थर्ड है इसका फंक्शन है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स फिल्ड बाय ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं अमात्य है या फिर महामत है या फिर अध्यक्ष है, ठीक है। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में अध्यक्ष जो होते थे, इसमें जैसे कि हमने 27 यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि 27 अध्यक्ष जो होते थे डेट वेयर अपॉइंटेड फॉर द इकोनॉमी ऑफ स्टेट इटसेल्फ, यानी कि इतने अध्यक्ष तो मौर्यन एम्पायर की इकोनॉमी, क्योंकि किसी भी एम्पायर की इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए अगर उसे स्ट्रांग बनाना है। तो 27 ऑफिशियल्स अध्यक्ष जो होते थे वो इकोनॉमी पे फोकस करते थे। तो इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट पार्ट क्या हो गए, एग्रीकल्चर,
जो कि हमेशा से इंडिया में एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश रख रखा है। और फिर है ट्रेड, क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर है ये और इसमें ट्रेड है उस पर ध्यान रखते थे। कॉमर्स पे ध्यान रखते थे। कॉमर्स कहने का मतलब कि वेट एंड मेजर कैसे चल रहा है और क्वाइन मिंटिंग कैसे चल रही है, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखा जाता था, वेट मेजर पे। और क्राफ्ट में वेविंग, स्पिनिंग और माइनिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं। फोर्थ है टैक्सेशन, ठीक है। तो टैक्सेशन हम लोग देखते हैं कि किस किस चीज़ों पे लगाया जाता है। तो टैक्सेशन जो कि मेजर सोर्सेज हैं वो एग्रीकल्चर पे लगाया जाता है टैक्स, ट्रेड पे लगाया जाता है टैक्स, और क्राफ्ट, क्योंकि क्राफ्ट भी अपने जेनिथ पे था यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में। क्राफ्ट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस हुआ करते थे मौर्यन एम्पायर में, तो इन सब चीज़ों पे टैक्स लगाता था। और टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो सबसे ऊपर की पोस्ट होती थी वो समाहर्ता की होती थी। और समाधाता यानी कौन होता था? कस्टडियन ऑफ ट्रेजरी एंड स्टोर। तो समाहर्ता जो था वो असेसमेंट करता था और समाधाता जो था वो कस्टडी में था, ठीक है। और इसके अलावा कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र लिखी है तो इसमें अलग अलग टैक्स की अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि बली हो गया या फिर कर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे टैक्स हेड पे। फिर जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, फर्स्ट था किंग, सेकंड था अमात्य, और जो थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का वो है जनपद। जनपद का मतलब होता है टेरिटरी या फिर जो होता है पॉपुलेशन, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एम्पायर था मौर्यन एम्पायर और इसे 5 अलग अलग जगह पे डिवाइड किया गया था। सबसे पहला था इसमें मगध, जो कि सेंट्रल था, सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मगध, और इसका कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्रा। फिर बाकी सारे प्रोविंसेस थे, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इसे कहता था उत्तरपथ, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में उत्तरपथ, और इसका कैपिटल था तक्षशिला में। फिर साउथ इंडिया जैसे कि साउदर्न प्रोविंस जो होता था उसे कहते थे दक्षिण पथ, क्योंकि ये साउथ है तो इसका दक्षिण पथ, इसका कैपिटल होता था सुवर्णगिरी में। फिर ईस्टर्न प्रोविंस को हम लोग क्या कहते थे? जो नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है उसे कहते हैं प्राची, ठीक है, ईस्टर्न और सेंट्रल को मिला करके। और इसका जो सेंटर था वो था पाटलिपुत्रा। और एक है कलिंगा, ठीक है, वो अलग प्रोविंस है। कलिंगा का जो कैपिटल था वो तोसाली में था, ठीक। और एक प्रोविंस है हमारा अवंतिरत, जिसका कैपिटल है उज्जैन में, डेक्कन की तरफ है, ठीक। तो ये सारे पार्ट में जो जनपद था वो डिवाइडेड था। अब ये सारे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं प्रोविंसेस, ठीक है, प्रोविंसेस। अब हम लोग देखते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था। तो जो प्रोविंस का हेड था वो वायसराय होता था, और ये वायसराय जो था यहाँ पे मोनार्की सिस्टम चलता था, जैसे कि किंग के एम्पायर से किसी को वहाँ पे अपॉइंट किया जाता था वायसराय को। फिर वायसराय ही वाज आल्सो असिस्टेड बाय महामट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इसे भी असिस्ट करने के लिए वहाँ के लोकल रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने के लिए महामट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वहाँ पे होते थे। और वायसराय का काम क्या था? अपने स्टेट पे लॉ, ऑर्डर और टैक्स, ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखना है। फिर प्रोविंसेस को भी छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया जाता था, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट को भी छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड किया, जैसे कि क्या कहते हैं, विलेजेस वगैरह। तो प्रोविंसेस के जो छोटे पार्ट होते थे उन्हें कहते थे डिवीज़न, यानी कि प्रदेश। तो प्रदेश के जो हेड होते थे उनको कहते थे प्रदेशिका। और ध्यान देने वाले होता है कि इनके पास काउंसिल नहीं हुआ करती थी। फिर जो प्रदेश होते थे इनको भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता था। इसके जो हेड होते थे वो होते थे रज्जुकस, और इसे असिस्ट करते थे युक्ता। तो रज्जुकस इसलिए क्योंकि रज्जु यानी कि रोप और कस यानी कि मेजरमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते थे कि लैंड को जो होता था डिवाइड करते थे, और रोप से मेजरमेंट ऑफ लैंड किस लिए कि उसे
डिवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में 5 से 10 विलेजेस होते थे, विलेज का ग्रुप होता था एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। और हर एक ग्रुप का, हर एक जो ग्रुप था उसका एक हेड हुआ करता था, जिसको कहते हैं स्थानिक। तो ये जो स्थानिक होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, और इनको जो असिस्ट करते थे उनको कहता था गोप। फिर जो विलेज होते थे, तो विलेज की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे ग्रामीणी या फिर ग्रामिका को अपॉइंट किया जाता था, और इसे असिस्ट कौन करता था? ग्राम वृद्ध, यानी कि जो गांव होता था वहाँ के जो एल्डर सिटीजन माने जाते थे, वो सारे लोग का एक काउंसिल या फिर ऐसे ही इनफॉर्मली भी ये लोग असिस्ट करते थे ग्रामीणी को। तो वहाँ का लोकल रूल एंड रेगुलेशन यहाँ पे फॉलो हुआ करता था जजमेंट के लिए, ठीक। तो हम यहाँ पे देखते हैं पिरामिड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो ये एक हायरार्की बन रही है जिसमें सबसे टॉप पे है किंग, और किंग को असिस्ट कौन कर रहा है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर इसके नीचे छोटे छोटे प्रोविंसेस में बटे जा रहे हैं एम्पायर को, और हर एक प्रोविंस को मिल रहा है एक वायसराय, और वायसराय को असिस्ट करने के लिए कौन है? महामठ एंड काउंसिल। फिर एक प्रोविंस को छोटे छोटे प्रदेशों में डिवाइड किया जा रहा है, जिसके कि हेड हैं प्रदेशी का, ठीक है, प्रदेशी का। फिर उन्हें भी छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जा रहा है, उसके हेड हैं रज्जुकस। रज्जुकस के असिस्टेंट कौन हो गए? युक्ता। और फिर उसके भी छोटे छोटे जो होते हैं वो यहाँ पे स्थानिक या फिर गोप यहाँ पे उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। जैसे कि हमने देखा है कि 5-10 विलेज का जो ग्रुप होता है डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे 3-4 ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ पे स्थानिक हुआ करते हैं और वो टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो इनका काम होता है टैक्स कलेक्ट करना, और इसका काम होता है कि उसे मेंटेन करना, रिकॉर्ड करके रखना, सजेशन वगैरह देना। और फिर सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे है ग्रामीणी, यानी कि गांव। तो ग्राम होता है सबसे छोटा यूनिट, और इसका हेड होता है ग्रामीणी, और उसे असिस्ट करने के लिए ग्राम वृद्धा इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब हम बात करते हैं म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एट पाटलिपुत्रा। अब पाटलिपुत्रा जो कि सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, यहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ये हम लोग देखते हैं। तो इसके भी सोर्सेज वही हैं एडमिनिस्ट्रेशन के। मेगास्थनीस की जो बुक थी इंडिका, और अर्थशास्त्र जिसे लिखा था कौटिल्य चाणक्य ने। तो इसमें बताया जा रहा है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 6 कमिटीज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। काफ़ी तगड़ा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि टाउनशिप थी, तो उस टाउन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे 6 अलग अलग कमेटी बनाई जाती हैं, जिसमें कि है सबसे पहला है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करती है कि टाउन में प्रोडक्शन ऑफ कोमोडिटीज़ ये देखती हैं कि प्रोडक्शन ऑफ कोमोडिटीज़ कैसे हो रही हैं। फिर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टैम्प द फिनिश गुड का क्वालिटी और रॉ मटेरियल का क्वालिटी दोनों ही ये देखती हैं, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड, उसे स्टाम्प किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये लोग देखते थे। फिर होता था एक फॉरेन कमेटी यहाँ पे बैठाई जा रही है। इसमें क्या होता था? केयर ऑफ फॉरेनर्स, यानी कि जो फॉरेनर्स आते हैं, जैसे कि दूत वगैरह आते हैं, या फिर जैसे कि मेगास्थनीस टाइप जैसे लोग आते हैं, तो इन लोगों की केयर के लिए, उन्हें दवा इलाज ये सब करने के लिए यहाँ पे केयर ऑफ फॉरेनर्स इसके लिए किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट काउंसिल है, कमेटी है बर्थ एंड डेथ के लिए। तो बर्थ एंड डेथ का रिकॉर्ड भी यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ये मेंटेन किया जा रहा है? ताकि यहाँ पे सर्वे हो और विजिलेंस हो। हर एक जो टाउन में हर एक इंसान है उसके ऊपर एक कड़ा सुपरविज़न होना चाहिए, उसके वो सर्वाइव कर रहा है, बर्थ डेथ जो भी है, और क्राइम वगैरह पे भी, टू कीप अ चेक ऑन क्राइम, ठीक है। तो ये सब चीज़ रजिस्टर करते थे। फिर यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स हम लोग देखते हैं। ट्रेड एंड कॉमर्स का जो डिपार्टमेंट हुआ करता था, ये किस चीज़ को देखता था कि वेट एंड मेज़र सही है या नहीं, और कॉमर्स में ये आता है वेट एंड मेज़र। फिर ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, टाइमली सेल हो जाना चाहिए चीज़ों का, और इनको टैक्स में मेंटेन करने की भी ड्यूटी इनकी होती थी, ठीक है। अब ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो इसके लिए, जैसे कि एक इंसान होता, एक जो
व्यापारी है तो उसको एक से अधिक चीज़ों से डील नहीं कर सकता है वो। अगर वो करता है तो फिर प्रॉपर उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। नो वन अलाउड टू डील विथ मोर देन वन कमोडिटी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि जब ड्यू होता था टैक्सेस का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन केप्ट एज बफर फॉर शॉर्टेज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वार वगैरह आ रहा है या फिर फ्लड हो गया, कैलेमिटीज़ होगी, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा ड्यू होता था तो उसे यहाँ पे बफर एज ए स्टॉक रख लिया जाता था, ठीक है। फिर एक कमेटी थी मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल की और एक थी टैक्स कलेक्शन की। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल में, तो विजिलेंस ऑन न्यूली मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स एंड ओल्ड इज़ नॉट मिक्सड इनटू द न्यू आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड। तो ये बेसिकली ब्लैक मार्केटिंग से ये रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ है टैक्स कलेक्शन। टैक्स कलेक्शन के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो भी सेल होता है उसका 1/10 जो होता है उसे टैक्स में रियलाइज़ किया जाता है। और अगर कोई टैक्स इवेशन करता है, टैक्स से बचता है, तो उसके लिए सीवर पेनाल्टी रखी जाती है, जो कि डेथ पेनाल्टी या फिर एम्पुटेशन ऑफ लिम्स, है ना, हाथ पैर जो होता है तोड़ देना, ऐसे मतलब सीवर पेनाल्टीज उसके लिए रखी गई। तो ये सारी जो थी 6 कमिटीज़ बना के रखी गई थी। फिर 4th इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इसका दुर्ग, यानी फोर्टिफाइड कैपिटल। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर है इसका, जो फोर्टिफाइड कैपिटल है, कैपिटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसमें बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंटर में जो है मेन कास्टल है, ठीक। यहाँ पे एक सप्लाई रिज़र्व यहाँ पे रखी जा रही है, ताकि अगर इसे चारों तरफ से सराउंड कर लिया गया तो उस समय सप्लाई जो है वो उसकी कमी ना हो, अगर इसे दुश्मन सप्लाई कर ली और सराउंड कर ले। और अगर दुश्मन सराउंड भी कर लेते हैं तो यहाँ पे फोर्ट के पास से ये सीक्रेट रूट्स निकल के जाते हैं, जो कि सबको पता नहीं है कि ये सीक्रेट रूट्स है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूट्स है जो कि स्केप करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक। फिर क्या जाता है कि ये जो कैस्टल की वॉल्स जो होती हैं, ठीक है, इसे सराउंड किया जाता है बाय मोट। तो उन खाइयों से सराउंड किया जाता है। उन खाइयों में क्या होते हैं, जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि क्रोकोडाइल प्लस लोटस, यानी कि क्रोकोडाइल और लोटस फॉर डिस्गाइज, वहाँ पे 3 साइड से, ठीक है, सराउंड करके रखा जाता है, ताकि जो एनिमी है इसमें छुप करके नहीं जा सके। फ्रंटियर फोर्ट यानी कि जो सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ये जो अनकवर्ड साइड बची है, इधर से तो ये सराउंडेड है और पीछे से भी ये सराउंडेड है। तो जो फ्रंटियर फोर्ट है, यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, अंत महामत्त की। तो अंत महामत्त जो होते थे हायर ऑफिशियल्स होते थे, वो इसकी सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। अब देखते हैं यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी, ना कि हर जगह आर्मी डिवाइडेड नहीं होती थी, एक जगह स्टैंडिंग आर्मी होती थी इसकी। और ये काफ़ी ह्यूज आर्मी थी, जिसके मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फंड का यूज़ होता था। तो इसके लिए जो फंड आता था, डेट वाज मेंटेन्ड बाय द स्टेट एंड इट वाज रिक्रूटेड फ्रॉम ऑल द 4 वर्णास। यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर एक वर्ण इसमें पार्टेक कर सकते हैं, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहीं से भी आ सकते हैं और आर्मी के हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रूप्स होते थे, वो ट्रूप्स ड्रॉ किए जाते थे, उसके भी बहुत सारे सोर्सेज होते थे, जो कि यहाँ पे मेन 4 सोर्सेज बताए जा रहे हैं। जैसे कि पहला है मौला, यानी कि हेरिडेटरी वॉरियर। जैसे कि हेरिडेटरी ही इनकी चलती थी कि इनकी जो फैमिली होती थी वो सैनिक ही हुआ करते थे ये लोग। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट ट्राइब सोल्जर्स, तो ये एलिज में आ सकते हैं, ठीक, जो एलिज। और एक ये फॉरेस्ट ट्राइब भी एक एली की तरह सर्व करते थे और आर्मी में अपनी कंट्रीब्यूशन रखते थे। फिर दूसरे एलिज हुआ करते थे, उनसे भी आर्मी ड्रॉ की जाती थी। और लास्ट वन इज़ भारतीय, दैट इज़ मर्सिनरीज। अब है मेंटेनेंस ऑफ आर्मी। अब चूँकि आर्मी काफ़ी यूज़ हुआ करती थी, तो इसके लिए मेंटेनेंस के लिए 6 बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो हर एक बोर्ड में 5 मेंबर होते थे, यानी कि टोटल 30 मेंबर्स यहाँ पे हुआ करते थे इस बोर्ड में।
तो सबसे पहला बोर्ड होता है बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी। तो इसका उल्लेख अर्थशास्त्र में तो नहीं मिलता है, लेकिन कहा जाता है कि बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी होती थी यहाँ पे नेवी के लिए, कि मौर्यन एम्पायर के पास भी नेवी हुआ करती थी, ठीक है। हालांकि उतना एक्सपेंशन नहीं था। फिर बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री यानी कि पदाध्यक्ष, पद यानी कि पैर, अध्यक्ष, ठीक है। तो पदाध्यक्ष मतलब कि बोर्ड ऑफ इन्फेंट्री। फिर वैसे ही होता है बोर्ड ऑफ कैवेलरी यानी कि अश्व यानी कि घोड़ा, तो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न था। और फिर बोर्ड ऑफ वार चैरियट्स, रथ, वार चैरियट्स यानी कि रथ, तो ये है रथाध्यक्ष। तो ये सारे इनके हेड्स हैं, ठीक है। रथाध्यक्ष यहाँ पे और यहाँ पे पदाध्यक्ष यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविज़न एंड इक्विपमेंट, तो ये सारे बोर्ड्स थे जो कि। फिर यहाँ पे बोर्ड ऑफ एलिफेंट यानी हस्त अध्यक्ष, हस्त यानी कि हाथी। तो ये सारे 6 बोर्ड्स हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ एडमिरलिटी, इन्फेंट्री, वार चैरियट्स, कैवेलरी, ट्रांसपोर्ट एंड सुपरविज़न एंड इक्विपमेंट, एंड बोर्ड ऑफ एलिफेंट। अब जैसे कि ये है ट्रांसपोर्ट, सुपरविज़न एंड इक्विपमेंट, ये अस्त्र शस्त्र वगैरह देखता था कि उसी कहीं कमी ना हो सेना को। तो मिलिट्री का भी एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी तकड़ा था यहाँ पे। फिफ्थ एलिमेंट है कोष यानी कि ट्रेजरी, और इसमें हम लोग देखेंगे ट्रेजरी में पैसे कैसे आते थे और कैसे स्पेंड होती थी। तो ट्रेजरी की नीड काफ़ी थी यहाँ पे आर्मी को, क्योंकि बहुत ह्यूज आर्मी थी। फिर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे काफ़ी अच्छा कल्चर है, काफ़ी अच्छा कल्चरल ग्रोथ है, तो नई नई चीज़ें यहाँ पे डेवलप हो रही हैं, ठीक है। आयरन इम्प्लीमेंट्स का सबसे ज़्यादा यूज़ मौर्यन एम्पायर में होना चालू हो गया है। आयरन से वेपन बन रहे हैं और कंस्ट्रक्शंस हो रहा है। फिर स्टेट ऑफिशियल्स, काफ़ी ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसमें स्टेट ऑफिशियल्स को भी पेंशन देना होता है, सैलरी देनी होती है, ठीक है। तो कोस्ट जो यानी कि ट्रेजरी है, तो इसके जो सोर्सेज हैं वो टैक्स हैं, स्टेट टैक्स एंड अदर टैक्स और इमरजेंसी टैक्सेस। तो इमरजेंसी टैक्सेस के बारे में हम लोग अर्थशास्त्र में जानने को मिलता है कि इमरजेंसी टैक्सेस भी होते हैं। फिर टैक्स कैसे लिए जा सकते हैं, तो एक होता है कैश जो कि करेंसी होती थी उस समय की, पड़। और दूसरी चीज़ है काइंड यानी कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वर्कर है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट किंग के लिए सर्व कर देगा, या फिर अगर कोई माली है, गार्डनर है, तो फ्रूट्स होते हैं या फिर फ्लावर्स होते हैं वो किंग को सप्लाई करेगा, तो उसके टैक्सेस हो जाएंगे। फिर टैक्स फ्रॉम पीजेंट्स, ठीक है। तो अग्रमणि, हम लोग यहाँ पे देखते हैं अग्रमणि इसे कलेक्ट करते हैं लैंड रेवेन्यू को। मेगास्थनीज के इंडिका में इसका उल्लेख है। तो लैंड रेवेन्यू हम लोग देखते हैं कि 1/6 ऑफ प्रोड्यूस दैट इज कॉल्ड भाग। तो जो प्रोड्यूस का जो हिस्सा होता है 1/6 वो है भाग, वो एज अ टैक्स कलेक्ट किया जाता है। और लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि 1/6 ही हो, ये डिपेंड करता है कि फर्टिलिटी कितनी है उस जगह, उस ज़मीन की। फिर वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ कैसी होती हैं यहाँ पे। फिर है पिंडकार, बलि यानी कि एक्स्ट्रा टैक्स हो गया, एक्स्ट्रा टैक्स। और ये वॉलंटरी टैक्स हुआ करता था जो कि किंग को जो लोग होते थे वो दिया करते थे। फिर है पिंडकारा ऑन अ ग्रुप ऑफ विलेज, यानी कि काफ़ी पिंड जो होते थे उनके ग्रुप पे लगाया जाता था। फिर है हिरण्या यानी कि कैश, ठीक है। तो कैश में आता था। फिर करा डेट इज़ लेविड ऑन गार्डनर्स डेट इज़ फ्रूट और फ्लावर्स, तो ये कर भी ले आता था। तो ये जो लैंड टैक्स होता था 1/3 to 1/6 यानी 1/3 to 1/6 वेरी करता था डिपेंडिंग ऑन इरिगेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर, जैसे कि प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी एट्सेट्रा पे डिपेंड करता था, वहाँ की लैंड पे डिपेंड करता था। हालांकि यहाँ पे अगर कोई टैक्स नहीं दे पा रहा है तो देर इज़ नो मेंशन ऑफ लैंड सीज, कि उसकी जो ज़मीन होती है उसको सीज नहीं किया सकता। हालांकि पनिशमेंट की कुछ बातें हैं यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोविंसेस होते थे वो डिसाइड करते थे कि क्या करना उसमें। फिर टैक्स फ्रॉम आर्टिसंस, जो आर्टिसंस होते थे वो टैक्स इन काइंड दिया करते, जैसे कि क्राफ्ट टैक्स कैश और काइंड में, या फिर वर्किंग फॉर किंग इन फ्री, ठीक है। इसमें 2 टाइप्स हम लोग देखते हैं, एक था विष्ठी यानी कि फोर्स्ड लेबर, इसका मेंशन हुआ है। फिर दास यानी कि स्लेव का भी मेंशन हुआ है इंडिका में।
फिर है लेबर्स यानी कि कर्मकार यानी कि फ्री लेबर्स, ठीक है, वो रेगुलर बेस पे काम करते हैं, कर्मकार। फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो क्राफ्ट्समैन होते थे इनकी अलग अलग श्रेणी श्रेणी होती थी। तो इस श्रेणी को श्रेणी यानी कि गिल्ड हुआ करते थे, तो इसे श्रेणी या फिर पगा बोला जाता था, ठीक है। इसके जो हेड होते थे उनको ज्येष्ठका बोला जाता था। डैट इज़ ग्रुप ऑफ ट्रेडर एंड आर्टिजन्स वाज कॉल्ड गिल्ड और श्रेणी। तो ये लोग आखिर करते क्या थे, तो ये प्रोटेक्ट राइट ऑफ आर्टिजन्स, तो उनके टैक्स कैसे होने चाहिए, कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रखा है मौर्यन एम्पायर में, और इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ टेक्सटाइल्स आर हियर, वाराणसी, बंगाल, मथुरा, गांधार, उज्जैन। तो ये सारे काफ़ी अच्छे टेक्सटाइल गिल्ड हुआ करते थे यहाँ पे, और टेक्सटाइल का काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर वर्कशॉप्स जो होते थे उन्हें उनके लिए उन्हें मैनेज करने के लिए अलग अलग बोर्ड्स बनाते थे, जैसे कि टेक्सटाइल वर्कशॉप, चैरियट वर्कशॉप, माइनिंग एंड मेटलर्जी, आयरन वर्कशॉप। तो इन सब के जो होते थे बोर्ड हुआ करते थे, जो कि इनके हेड हुआ करते थे यहाँ पर टेक्सटाइल के सूत्राध्यक्ष, और चैरियट के रथाध्यक्ष, माइनिंग एंड मेटलर्जी के वैसे ही अकाराध्यक्ष, और आयरन के लोहाध्यक्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोहाध्यक्ष। फिर टैक्स ऑन ट्रेड, इसमें बहुत सारे टाइप के टैक्स होते हैं, जैसे कि शुल्क किस पे रहता था, इम्पोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड पे, ठीक है। फिर जो लोकल मैन्युफैक्चर होते थे उन पे एक्साइज ड्यूटी लगाया जाता था, ठीक है। और तक्षशिला जो कि था मेन ट्रेड सेंटर था नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि ये इंडिया हो गया, तो यहाँ पे जो है तक्षशिला है या ट्रेड सेंटर होता था। तो यहाँ से काफ़ी ट्रेड रूट्स पे जो हाईवेज होते थे, जैसे कि सिल्क रूट वगैरह टाइप के, जो उस समय नहीं था, तो जैसे कि सिल्क रूट हो गया, तो मेन हाईवेज पे या फिर रिवर चैनल भी काफ़ी डेवलप हुआ करते थे, तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता था। फिर क्वाइनेज एंड करेंसी हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सिल्वर क्वाइन जिसे हम लोग कहते हैं पड़, तो ये पंच मार्क क्वाइन होते थे, इस पर पीकॉक की हिल की या क्रेसेंट की मार्किंग होती थी, ठीक है। तो इसको कहते हैं पड़, ठीक है। मेगास्थनीज के इंडिका में बताया गया है कि मौर्यन एम्पायर में लोन या फिर इंटरेस्ट की बात नहीं हुआ करती थी, वहाँ पे लोन नहीं ड्रॉ कर सकते थे, इंटरेस्ट वगैरह की बातें नहीं होती थी, ठीक है। ग्रेट रेगुलेशन एंड इकोनॉमी बाय द स्टेट, फाइनली हम लोग कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसका नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट एलिमेंट, डेट इज दंड या फिर बल, जैसे कि जस्टिस और फोर्स कहा जा सकता है। तो जस्टिस का जो सुप्रीम हेड होता था वो किंग होता था, कि अगर कोई भी केस है तो उसका फाइनल डिसीजन जो है वो किंग ले सकता है। फिर यहाँ पे कोर्ट भी दो टाइप के हम लोग देखते हैं, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधना। धर्मस्थीय जो होता था वो सिविल मैटर से डील करता था, वही कंटक शोधना जो होता था वो क्रिमिनल केसेस से डील करता था। तो दोनों मैटर्स के लिए अलग अलग टाइप के कोर्ट बनाए जाते थे, और जैसे कि ये जजेस हुआ करते थे यहाँ पे, इनको हम लोग धर्मस्थ कहा करते थे, ठीक है। इसके अलावा जो सिटी के महामत्त जो होते थे, महामत्त, उनके पास भी जुडिशियल पावर होते थे, जो कि प्रोविंसेस में जो कि रहते थे, काम करते थे, तो वो अपने लेवल पे उनके पास जुडिशियल पावर्स होते थे। वैसे ही प्रदेश में भी जुडिशियल पावर्स होते थे प्रदेश स्त्री को, जैसे कि हमने देखा था कि ये एम्पायर है, इसको प्रोविज़न में बांटा गया है, क्या कहते हैं, प्रोविंसेस में बांटा गया है एम्पायर को, एम्पायर को प्रोविंसेस में बांटा गया है। फिर प्रोविंसेस जैसे हो गए तो उसे प्रदेशों में बांटा गया है, वहाँ पे प्रदेशत्री हैं, तो प्रदेशत्री अपने प्रदेश में डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लॉकअप को क्या कहते हैं, चरका या फिर बंधनगार, ठीक है। फिर पनिशमेंट कैसी हुआ करती थी, तो जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि टैक्स इवेशन पे डेथ पेनल्टी हुआ करती थी। फिर एम्पूटेशन ऑफ लिम्स, डिकैपेसिटेशन, फाइन्स, अलग अलग टाइप के सीवर मॉडरेट टाइप के पनिशमेंट डिपेंड्स ऑन सीवरिटी ऑफ क्राइम्स, तो क्राइम की सीवरिटी पे डिपेंड करते थे। और वर्न ऑफ द ऑफेंडर एंड प्लेंटिफ, जैसे कि अगर कोई ऑफेंडर है वो अच्छे वर्ण का, जैसे कि ऊंचे वर्ण का आ गया तो ब्राह्मण हो गया, जैसे कि, और प्लेंटिफ है वो शूद्र हो गया, तो जो उसको पनिशमेंट है वो कम सी वर्दी जाती होगी। तो ऐसे इस पर भी ये डिपेंड करता था। फिर है 4 सोर्सेज ऑफ लॉ बाय कौटिल्य, तो कौटिल्य ने जो कहा है वो लॉज जो गवर्न करने के लिए वो लॉज कहाँ से आते हैं, तो सबसे पहला है धर्मा यानी कि सेक्रेट लॉ।
जो कि धर्म है, और किंग इज़ द प्रोमलगेटर ऑफ धर्म, तो उसे ये जो है धर्म इन्फोर्स करना होता है। फिर चरितम, कस्टम एंड प्रेसिडेंट्स, ठीक है, यानी कि जो ट्रेडिशनल आ रखा है, ट्रेडिशंस ने हमें सिखाया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो वो भी सोर्स ऑफ लॉ है। फिर है व्यवहार, यानी कि यूसेज, यानी कि कैसे व्यवहार से रहना चाहिए। फिर राज शासन, यानी कि रॉयल प्रोक्लामेशन, और जो भी राजा जो अनाउंस कर देता है वो एक रूल बन जाता है, ठीक है, जैसे मेरा वचन ही है शासन, तो इस टाइप से वो जो रूल्स होते हैं वो राजा डिसाइड करते हैं। तो अर्थशास्त्र में या फिर कौटिल्य नीति हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि रूल के रूप में वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। इसका लास्ट एलिमेंट है मित्रा, यानी कि एली। तो मित्र के बारे में, एली के बारे में, या फिर एनिमीज के बारे में काफ़ी डिटेल में इसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमेशा हमें युद्ध के लिए कैसे तैयार रहना होता है, ठीक है। तो इसमें एक टर्म है विजिगिसु, यानी कि वुड बी कंक्वेरर। तो उसमें 6 पॉलिसीज़ का जिक्र हुआ है कि 6 पॉलिसीज़ उसे यूज़ करना चाहिए अपने एनिमीज या एलीज के अनुसार। सबसे पहला है संधि। संधि कब करना चाहिए? इफ़ यू आर वीकर देन एनिमी, अगर आपका एनिमी आपसे स्ट्रांग है तो आपको उससे संधि कर लेनी चाहिए, पीस ट्रीटी कर लेनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरा है विग्रह। अगर आप दूसरे से स्ट्रांगर हैं और आपका एनिमी जो है वीक है, तो आपको उसके प्रति कैसे रहना चाहिए? हॉस्टिलिटी, यानी कि उस पर अटैक कर सकते हैं, ठीक, तो उसके आगे झुकना नहीं है। फिर थर्ड है आसन्न। अगर आप अपने एनिमी के या फिर एली के इक्वल पावर में रहते हैं तो आपको उसके साथ क्वाइट, यानी कि आसन्न, यानी कि उसे युद्ध के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि दोनों ही वीक हो सकते हैं। फोर्थ है यन। इफ़ यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग देन योर एनिमी देन यू शुड अटैक योर एनिमी, ठीक है। तो यन जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? मार्चिंग ऑन अ मिलिट्री एक्सपेडिशन, यानी कि जो अपनी सेना को आप मार्च कराते हैं अपनी एनिमी की तरफ। फिफ्थ है समस्रय। जैसे कि आपके ऊपर एक बहुत बड़ा किंग, बहुत पावरफुल किंग अटैक कर दिया है, तो आप दूसरे किंग के शेल्टर में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं समस्रय। इफ़ यू आर वेरी वीक देन द योर एनिमी, तो उसे कहते हैं समस्रय, यानी कि उसके आश्रय में चले जाना। फिर सिक्स्थ है द्वादि भाव, यानी संधि और विग्रह दोनों को रिलेट करके, टू फाइट एनिमी किंगडम्स टुगेदर, यानी कि आप यहाँ से जो है आप अटैक कर रहे हैं जो कि आपके एनिमीज़ हैं उनके ऊपर। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इधर आपने संधि कर लिया है और इधर इनसे आपने विग्रह कर रखा है, तो ये द्वादि भाव हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि याद रखने लायक हैं, जो कि है संधि, विग्रह, और यहाँ पे द्वादि भाव, संधि विग्रह। फिर यहाँ पे समश्रय, यानी कि आश्रय लेना, यन यानी कि ऋण करना, आसन्न यानी कि इक्वल पावर में है, तो और ये सारी चीज़ होगी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इट हैज़ वेरी गुड रिलेशन विद हेलेनिस्टिक किंगडम एंड साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे डिपार्टमेंट बने रखे हैं फॉरेन अफेयर्स के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है जैसे कि निःस्त्रीहार्था दूत, परिमित्रार्थ दूत और शासनहार दूत। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे कि ये वार के बारे में डिक्लेयर करता है, परिमित्रार्थ ये है, ये एलिस के बारे में डिक्लेयर करता है। तो ऐसी चीज़ें अलग अलग बोर्ड में इसे भी डिवाइड की गई है, और ये सारे डिपार्टमेंट उसे हेड करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा ये जो एम्पायर था काफ़ी बड़ा एम्पायर था, और इसको रूल करने के लिए काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते होते थे, जिसकी की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिली है। तो ये मौर्यन एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन था। थैंक यू।